एक जनाब हैं, उनका नाम है मुफ्ती सलमान अज़हरी। आप सब लोग वीडियो और न्यूज़ पे उनको लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन्होंने क्या कहा था पहले ये जान लेते हैं, जिस पर विवाद हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि अभी करबला का मैदान बाकी है, कुत्तों का दौर चल रहा है, हमारा वक्त बाकी है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। उनकी गिरफ्तारी हो गई और हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण के रूप में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सब बात आपको पता होगी। इसमें मज़ेदार बात ये है कि देखिए, इस देश में मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। आप सब लोग भी इसको महसूस कर रहे होंगे। इस प्रसंग को लेकर मुझे राहत इंदौरी साहब का एक किस्सा याद आता है, जो वो ये कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब ने किसी जलसे में या किसी कार्यक्रम में ये कह दिया कि अरे भाई, सरकार तो चोर है। इस पर अगले दिन थाने से बुलावा आ गया। थानेदार ने राहत इंदौरी साहब को कहा कि आपने सरकार को चोर कहा है, आप जेल चलिए। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी मुफ्ती अज़हर साहब को जेल भेजा जाने की बात हो रही है और गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राहत इंदौरी साहब तो शायर निकले। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने कहा सरकार चोर है तो ब्रिटानिया की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, मैंने ये तो नहीं कहा कि भारत की सरकार चोर है। तो थानेदार कहते हैं कि अरे साहब, आप हमें बताओगे कि कहाँ की सरकार चोर है, क्या हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है? मतलब थानेदार को पता था कि कहाँ की सरकार चोर है, और जो चोर होता है उसे पता चल जाता है कि कौन चोर है। तो मुफ्ती अज़हर साहब ने कहा कि अभी कुत्तों का दौर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे तो नहीं कहा कुत्ता। अब जिसे कुत्ता कहा उसे बुरा लग गया, या जिसे बुरा लग गया हो सकता है वो अपने आप को कुत्ता मानता हो। मुझे तो नहीं बुरा लगा, या मेरे जैसे देश के करोड़ लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो अपने आप को कुत्ता नहीं मानते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि बुरा किसे लगा। एक तो ये मज़ेदार बात है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि जब भारत में और दुनिया में कोरोना फैला था 2020 में, तो कोरोना के समय भारत सरकार ने, और जी हाँ, मैं भारत सरकार कहूँगा, मैं मोदी सरकार नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी जी की पिता की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है, भारत की सरकार है। तो भारत सरकार ने कोरोना के वक्त एक नया शगुफा यानी नया चीज़ शुरू किया था कि कोरोना के मामले में जमाती तबलीगी जमात ने इतना कोरोना फैलाया। आज देश में कोरोना के इतने मरीज हुए जिसमें तबलीगी जमात ने इतना फैलाया, और इस तरह के कई हेट स्पीचेज आए कि तबलीगी जमात और किसी एक ख़ास धर्म, किसी एक ख़ास जमात पे टारगेट किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने फटकार लगाई विभिन्न न्यूज़ चैनल को कि आपने जिस तरीके से तबलीगी जमात पर आरोप लगाए और धर्म को लेकर खाई पैदा की, टारगेट किया किसी एक धर्म को, उसके लिए आप माफ़ी मांगो। आप ये सब यूट्यूब पे या अखबारों के कटिंग में देख सकते हैं। तो जिस तरीके से आरोप लगे तबलीगी जमात पे, और तबलीगी जमात के हेड जो उस समय थे, शायद अभी भी होंगे, मौलाना मोहम्मद साद भाग चुके हैं। मोहम्मद साद की गिरफ्तारी हो, उन्होंने देश में कोरोना फैला दिया, मुसलमानों ने देश में कोरोना फैलाया। ये तमाम एजेंडा आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे। देश तबाह था, देश बर्बाद था, लोग मर रहे थे, लेकिन देश की जो न्यूज़ चैनल है, देश की जो मीडिया है, और देश का एक ख़ास वर्ग है, राजनीतिक वर्ग, जो एक ख़ास धर्म को टारगेट कर रहा था, मौलाना साद साहब को टारगेट कर रहे थे और लगातार तबलीगी जमात पर आरोप लगा रहे थे। इसमें क्या हुआ? न मौलाना मोहम्मद साद की गिरफ्तारी हुई, न तबलीगी जमात पे बैन लगा। आज भी तबलीगी जमात उसी ज़ोरों शोर से अपना काम इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना, अच्छी बातें बताना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना और ये कहना कि दुनिया में क्या रखा है, करप्शन मत करो, बेईमानी मत करो, लोगों का हक मत छीनो, क्योंकि एक दिन तुम्हें लौट कर जाना है। तबलीगी जमात यही सब चीज़ें बताती है, मोटा मोटी आप समझ लें। तो वो आज भी अपना काम
काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों देशवासी और पूरी दुनिया के लोग जो तबलीगी जमात को पहले से नहीं जानते थे, जैसे मैं तो जानता था लेकिन बहुत लोग नहीं जानते थे। मेरे कई गैर मुस्लिम दोस्त भी मुझसे फ़ोन करके पूछे कि यार ये तबलीगी जमात क्या होता है, मैंने उनको बताया। तो करोड़ों लोग जो तबलीगी जमात को नहीं जानते थे, उनके काम को नहीं जानते थे, उनके पॉजिटिव चीज़ों को नहीं जानते थे, उनका नाम नहीं सुने थे, वो लोग भारतीय मीडिया के कारण तबलीगी जमात को जान गए, वो तबलीगी जमात के काम को जान गए। बाद में तो उन्हें पता चला कि ये तो मीडिया के एजेंडा था, ये तो राजनीतिक साजिश थी किसी एक धर्म को, किसी एक जमात को, मुसलमानों को टारगेट करने की। बाद में तो सब कुछ साफ हो गया शीशे की तरह, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, विभिन्न कोर्टों ने मीडिया वालों को डांटा कि तुमने तबलीगी जमात पर क्यों आरोप लगाया। मौलाना मोहम्मद साद और पूरी तबलीगी जमात अच्छे लोग हैं, तो ये बात तो सबको पता चल गई। तो तबलीगी जमात को जो करोड़ों लोग नहीं जानते थे वो सब लोग जान गए। तो मुझे तो मीडिया का थैंक्स कहना चाहिए और हमें तो कहना चाहिए कि वो करोड़ों लोग जो मौलाना मोहम्मद साद को, जो तबलीगी जमात को नहीं जानते थे, उनके काम को नहीं जानते थे, वो सब लोग इस बहाने जान लिए। बाद में तो वो एक शेर है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो सच सामने आ गया। इसी तरीके से मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मौलाना मुफ्ती अजहर साहब को हज़ारों लाखों लोग पहले से नहीं जानते थे। जैसे मैं भी बताऊं तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, परंतु इस कार्यक्रम के बाद इस मीडिया की और इस राजनीतिक साजिश जो उनके साथ की जा रही है, ये तो वक्त के साथ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों लोगों के दिल में आ गए मौलाना मुफ्ती अजहर साहब और करोड़ों लोग उनके बारे में जानने लगे, यूट्यूब पे उनको देखने लगे। मैं देखता हूँ उनका यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो गया जो पहले नहीं था, उनके स्पीचेस वायरल हो रहे हैं, उनका जो गूगल पे आप जाए मौलाना मुफ्ती लिखें, अजहर साहब का नाम खुद ब खुद आ जाएगा। तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए मीडिया को और देश की जो साजिश करता है कि उन्होंने अपने लिए गड्ढा खुद खोद दिया। एक सामान्य आदमी जो गुजरात में या महाराष्ट्र में मुफ्ती थे, जिनको पूरा देश नहीं जानता था, आज उनको पूरा देश जानने लगा। और सच तो ये है कि वक्त के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी और मौलाना मुफ्ती अजहर साहब बरी हो जाएंगे। और आप देखें कि जिस तरीके से उनके सपोर्टर्स ने थाने को जब घेर लिया तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं थोड़ा सा भी तो इस कैंपस को खाली कीजिए, आप चले जाइए। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की, तो अल्लाह हमको इससे निकाल देगा। अल्लाह परेशानी में डाला है, अल्लाह निकाल देगा। लेकिन इस परेशानी में खूबसूरती ये है कि मुफ्ती साहब को सब लोग जान लिए। तो खैर, गड्ढा खोदने वाले जो वो एक कहावत है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदिएगा तो आप खुद उस गड्ढे में पहले गिरिएगा। या आप ये भी सुनते आ रहे हैं कि जब आप किसी के लिए एक गड्ढा खोदते हैं तो आप साथ में अपने लिए भी गड्ढा खोदते हैं। तो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो साजिश करता हो, भारत सरकार तो ऐसा नहीं करना चाहती है, परंतु कुछ जो साजिश करता है, जो इस तरीके की साजिश करते हैं, वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात वाले मामले में मैंने बता दिया। ठीक उसी तरह ऐसा भी होगा। तो रंजिशों को कम करें, टारगेट करना कम करें, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को या हर उस व्यक्ति को। आपने कन्हैया कुमार को टारगेट किया, आज कन्हैया कुमार बाहर है। आपने रवीश कुमार को टारगेट किया, रवीश कुमार आज लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं उनके। आपने तमाम वैसे लोगों को टारगेट किया जो लोग उन टारगेट से निकलकर खुद फेमस हो रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने मनोहर राणा को टारगेट किया और वो तमाम लोगों को टारगेट किया, उमर खालिद को आपने टारगेट किया, इस तरह के कई लोगों को। ठीक है, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं और वक्त के साथ सच्चाई तो आएंगी और सत्ता तो बदलता है, चेयर तो बदलने की चीज़ है। तो आज तुम्हारी तो कल हमारी। तो देखते हैं, देश की जनता न्यायप्रिय जनता है और हम फिर अभी जो देश में मस्जिद मंदिर को लेकर मामला चल रहा है उस पर भी हम फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद साथियों।